हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है चैप्टर का। ये आपका पार्ट 3 होगा वीडियो का, जिसके अंदर हम आज होपफुली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो पार्ट 4 भी बनाना पड़ेगा इसका हमें। तो पार्ट 3 के अंदर क्या है, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल की ड्यूरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इसे, इनिशियल ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, और दूसरा इन्होंने एक पीरियड बता रखा है जो कि है आपका 1850 से लेके 1947 तक का। इनिशियल ईयर्स में ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिके कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और 1850 से लेके 1947 के पीरियड में हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो कुछ इंडस्ट्रीज की कंडीशन में क्या देख रहा है कि वहाँ पे भी ब्लीक ग्रोथ हो रही है। मतलब ब्लीक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसी ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, और जिसका फ्यूचर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन, मतलब हमारी गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट वर्ड गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करने के लिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब एक वर्ड बताती हूँ मैं आपको, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि ये बताता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल के दौरान। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ये बताता है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटिश रूल के दौरान, इसके 2 रीजंस थे, मतलब 2 चीजें थी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। देखो पहला क्या था, टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन एंड जूट। मतलब कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो हमारे इंडिया की वेल्थ को, जो कि हमारा रॉ मटेरियल था और प्राइमरी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, उस वेल्थ को क्या कर दे, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दे। ठीक है, दूसरा उनका क्या था कि to exploit India as a potential market for the industrial products of Britain। मतलब कि वो हमारे इंडिया की मार्केट को एक्सप्लॉइट करके एक उन ब्रिटेन के लिए ही एक मार्केट क्रिएट कर पाए। कहाँ पे, एक पोटेंशियल मार्केट क्रिएट कर पाए, कहाँ पे, हमारे इंडिया के अंदर। मतलब हमारे इंडिया की मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जाए और अपनी ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के लिए एक इंडस्ट्रियल मार्केट क्रिएट कर दी जाए हमारे इंडिया के अंदर। This systematic deindustrialization led to decline of handicraft industry and the consequent massive unemployment। और इसी की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन होती गई धीरे धीरे। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने की वजह से लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, उनके पास तो कोई काम ही नहीं बचा करने के लिए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री तो डिक्लाइन होती गई धीरे धीरे, डिस्ट्रॉय होती गई, तो लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट आई। ठीक है, द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। और इसी के दौरान क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो ब्रिटिश के गुड्स हैं, मतलब ब्रिटिश हमारे ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स गुड्स क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर एक तरीके से सब में छाने लगे। मतलब सब उनके ऊपर डिपेंडेंट होने लगे, सब उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। फिर क्या है, अब इसको हम एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। जो इनिशियल ईयर के बारे में हमने पढ़ा था और 1850 से लेके 1947 के बारे में हमने जो पढ़ा था, अब आता है हमारा फर्स्ट, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। बिफोर सफरिंग द डिके ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी।
जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट नहीं किया था, जब ब्रिटिश राज स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थे वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उनकी, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस थे। किसके लिए? अपने एक्सीलेंस वर्क के लिए और अपनी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। द मेन रीजन फॉर द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके हुई थी, ठीक है, उसका रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसीज लगा दी थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, डिके हो गई थी, डिक्लाइन होती जा रही थी। The British found India as the best source of raw material as well as best market for their industrial products. Accordingly, a discriminatory tariff policy was pursued. It allowed, देखो क्या बोला गया है, ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि इंडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है, किस चीज के लिए? रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, और उसी रॉ मटेरियल का यूज करके वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना सकता है। इसीलिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगाई जो कि उनके फेवर में थी पूरी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या थी? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब हमारे इंडिया से कुछ बाहर जाएगा किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उन्होंने उसके ऊपर उसको टैरिफ फ्री कर दिया, मतलब कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं तो उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के इंडिया के अंदर ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इंडिया के अंदर, तो भी कोई पैसा नहीं लगेगा। मतलब एक्सपोर्ट भी उन्होंने रॉ मटेरियल का क्या कर दिया? टैरिफ फ्री कर दिया। और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर दिया, उसके ऊपर भी कोई पैसा नहीं भाई, वो भी फ्री कर दिया, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिके करना, डिक्लाइन करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो फेस्ड टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स विच वर बेटर इन क्वालिटी एंड प्रिसीजन देन द इंडियन प्रोडक्ट्स। और इसी वजह से धीरे धीरे जो हमारे इंडिया के कुछ बचे कुचे हैंडीक्राफ्ट्स थे, ठीक है, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, उन्हें बहुत अच्छा तगड़ा अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि एक हाथ से बनाने वाले प्रोडक्ट के लिए ही तुम उसको मशीन से बना के सामने रख दो किसी के, तो हर कोई मशीन मेड प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, ठीक है, उसको ज्यादा वैल्यू करेगा, उसको ज्यादा अच्छा समझेगा। तो इस वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत सारा क्या देखना पड़ा? कंपटीशन भी फेस करना पड़ा, ठीक है। द इंडियन क्राफ्टमैन स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इवेंचुअली पेरिश्ड। क्या था? जो हमारे इंडिया के क्राफ्टमैन हुआ करते थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या देखा कि उनकी डोमेस्टिक मार्केट ही खत्म होती जा रही है, मतलब कि वो बेचने के लिए कहाँ पे जाएं दुनिया को, तो अब उनके ब्रिटिशर्स के मशीन मेड प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे थे ना, और धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि उनकी डोमेस्टिक मार्केट ही उनके लिए पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। The pattern of demand of Indian consumers also changed as more people under the influence of British culture took to Western lifestyle। और जो इंडिया का डिमांड का पैटर्न था इंडियन कंज्यूमर्स का, इंडियन पीपल का, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, मतलब उनके कल्चर को, उनके वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, वो ब्रिटिश कल्चर के इन्फ्लुएंस में आने लगे, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये तो अभी हमने पढ़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में, अब है हमारा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमने क्या देखा? अंडर द ब्रिटिश राज मॉडल इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्रीक ग्रोथ। मतलब कि ब्रिटिश राज के दौरान हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लीक ग्रोथ ही देखने के लिए मिली, मतलब कि जो बहुत स्लो ग्रोथ होती है या नो ग्रोथ कह सकते हैं हम। It was second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence। 5 ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री को समझने के लिए देखनी पड़ेंगी। पहली है, इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड वर मेनली कंट्रोल्ड बाय द इंडियन। स्टार्टिंग में ये देखा गया कि कॉटन और जूट की कुछ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे सेटअप की गई? महाराष्ट्र में और गुजरात में मेनली, ठीक है।
और जिनको कंट्रोल और रन कौन करता था? इंडियंस करते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, iron and steel industry came up and Tata Iron and Steel Company was incorporated in 1907। हमने ये देखा कि 20th सेंचुरी की बिगनिंग में आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी आई, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई कब? 1907 के अंदर। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया, और हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं, मुश्किल से कोई एक आधी ही होगी। Contribution of the new industrial sector in the gross value added or gross domestic product of the economic remained extremely low। मतलब कि हमारे जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का, किसके अंदर? ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, जीडीपी के अंदर, वो कैसा रहा? बिल्कुल लो रहा। कैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, सॉरी कंट्री के अंदर हमारे प्रोडक्शन ही नहीं होगा। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या किया? उसने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। किसके लिए? मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए ये कह लो, कोई गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इनिशियल ईयर्स में भी और कुछ एक ड्यूरिंग अ पीरियड भी। अब है कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जो कि हम पढ़ लेते हैं। Handicraft industry was systematically destroyed by the British government. It was largely owing to the discriminatory tariff policy of the British government. Handicraft industry पूरी तरह से destroy कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, तरफ से, उनकी वजह से, ठीक है। और क्यों, किस तरीके से की गई थी? क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगा दी थी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट तो हो रहा था, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट तो हो रहा था, बट लेकिन किसका हो रहा था? रॉ मटेरियल का। और बेनिफिट किसको जा रहा था? ब्रिटिशर्स को। इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट लेकिन इम्पोर्ट का बेनिफिट भी किसको जा रहा था? ब्रिटिशर्स को जा रहा था। मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपेंशन। It was by and large restricted to the expansion of railways. It helped expansion of the Indian market for the British products. मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर भी हमने ब्लीक ग्रोथ देखने के लिए देखी, ब्लीक एक्सपेंशन देखा, बट लेकिन इससे रेलवेज आया, ठीक है। किसकी वजह से आया ये हम आगे भी पढ़ेंगे। रेलवेज का मतलब रेलवेज आए, जो कि रेलवेज भी हमारे इंडियन मार्केट को तो बेनिफिट नहीं कर रहे थे। किसको बेनिफिट कर रहे थे? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इजीली हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो पा रहे थे रेलवेज की हेल्प से। Capital goods industry, which is the core element of the industrial growth, was almost non-existent। मतलब किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री होना, मतलब कैपिटल गुड्स की एक इंडस्ट्री सेटअप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, जो कि हमारी कंट्री के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था बिल्कुल भी। While the traditional Indian industry handicrafts were decaying, modern industry remained in an infant stage। ठीक है, क्या बोला गया है? जबकि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल मतलब इंडियन इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट्स की, वो धीरे धीरे डिके होती जा रही थी, और मॉडर्न इंडस्ट्री एक स्टार्टिंग की, एक बच्चा जब इन्फेंट होता है उस स्टेज पे थी। दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाइल विद लिटिल और नो एविडेंस ऑफ डायनामिक चेंज। मतलब कि, और ये भी यही बताता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी और बैकवर्ड होती जा रही थी, जिसके अंदर कोई डायनामिक चेंज या किसी चीज का कोई एविडेंस था ही नहीं। फिर आपका ये खत्म होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। Prior to the British rule, India was well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, आइवरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स। मतलब कि ब्रिटिश राज से पहले, ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया पे रूल नहीं कर रहे थे, उससे पहले हमारा इंडिया एक अच्छा खासा एक्सपोर्टर माना जाता था फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स कौन से? कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सारे, ठीक है। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया
into a net exporter of raw material and importer of finished goods. बट लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने आने के बाद क्या कर दिया, इंडिया को सिर्फ एक्सपोर्टर बना दिया किसका, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया किसका, फिनिश्ड गुड्स का। और फिनिश्ड गुड्स कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के ऊपर लगाई थी, उसकी वजह से। फिर है स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब कि हमारे फॉरेन ट्रेड का स्टेट कैसा था, मतलब एग्जैक्टली फॉरेन ट्रेड क्या था। फर्स्ट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल भेजते थे अपने इंडिया से, और फिनिश्ड गुड्स जो कि ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुआ करते थे उनको इंपोर्ट करते थे। तो हम एक्सपोर्टर बन गए थे किसके, रॉ मटेरियल के, जो कि ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करेंगे फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। और वो फिनिश्ड गुड कहाँ पे आएगा, इंडिया के अंदर ही बिकने के लिए आएगा। और हम इंपोर्टर बन गए थे किसके, फिनिश्ड गुड के। फिर उसके बाद है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिशर्स ने आके तो अपना एकाधिकार जमा लिया, मतलब एकाधिकार मोनोपोली उन्हीं की चल रही थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने टैरिफ पॉलिसी ऐसी लगा दी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी, जिसकी वजह से हमारा इंडिया कुछ कर ही नहीं पाया। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट दी ब्रिटिश, हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड तो हो रहा था, सरप्लस हो रहा था, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा था, बट लेकिन फायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्या है इसका मतलब, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम इट बिकम्स नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे क्या, रॉ मटेरियल, और हमारे ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि हम इंपोर्ट कर रहे थे उनको, ठीक है। फिर आता है आपका मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री कम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश राज के दौरान हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स थे वो मोनोपोली, मतलब किसके कंट्रोल में आ गए थे, मोनोपोली मतलब किसकी, एक ही पर्सन की, मतलब एक ही पर्सन की चलेगी, जो कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। और इंडियाज एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री वाइल इंडियाज इंपोर्ट्स प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री, मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ब्रिटिश इंडस्ट्री को, और जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं वो ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ठीक है। फिर है आपका सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट दी ब्रिटिश, हमारी ट्रेड तो बहुत ज्यादा हो रही थी, हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सीड कर रहे थे, हमारे इंपोर्ट्स एक्सीड कर रहे थे, ठीक है, बट लेकिन फायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स को सिर्फ। During the British regime, our exports exceeds our imports. It implied a surplus of balance of trade. But this surplus was owing largely to the export of primary goods, which is a sign of economic backwardness. क्या बोला गया है, ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे एक्सपोर्ट्स तो एक्सीड कर रहे थे हमारे इंपोर्ट्स से, जिसको कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस भी कहा जाता है, ठीक है, बट लेकिन वो सरप्लस क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था किसका, प्राइमरी गुड्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कंट्री में से प्राइमरी गुड्स जाते हैं तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आती है। डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, सप्लाईज ऑफ सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन्स एंड क्लोथ्स
रिमेन्ड डेफिशिट इन द डोमेस्टिक मार्केट। और सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद जो किसी कंट्री के लिए बेसिक असेंशियल कमोडिटीज होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गई, क्लोथ, ये सब क्या था हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डेफिशिट था, अभी भी कम था। द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ and development of the country. Instead, it was used to meet the administrative expenses of the British। मतलब कि जो सरप्लस ट्रेड था वो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज हो रहा था, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के ही एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज हो रहा था। गवर्नमेंट इन इंडिया एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे कि जो एक्सपेंसेस वो खर्चा करते थे, किस ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन से खर्चे करती थी, जैसे कि वॉर्स को फॉट करने के लिए, वॉर वगैरह पे लड़ाई करने के लिए, उन्हीं को मीट करने के लिए यूज हो रहे थे वो। फिर आता है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अभी तक हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, मतलब कि डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक एक ऐसी कंडीशन है ब्रिटिश रूल के दौरान की जो कि ये बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट थी या बैकवर्ड इकोनॉमी थी, किन किन रीजंस की वजह से, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बोथ वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था, बच्चों के पैदा होने का और लोगों के मरने का, वो बहुत ज्यादा हाई था, 48 से 40 पर थाउजेंड था। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट क्या बताते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पोवर्टी है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग पैदा भी हो पा रहे हैं और ज्यादा लोग मर भी रहे हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम हैं, उन बच्चों की मौत हो जाना, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा था। इट वॉज अबाउट 218 पर थाउजेंड, वाइल प्रेजेंट इट इज 33 पर थाउजेंड। उस टाइम पे 218 पर थाउजेंड हुआ करता था, जो कि अब 33 पे आ गया है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम पोवर्टी। और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तभी होता है जब बहुत बुरी कंडीशन में मतलब देखभाल की जाती है हेल्थ की, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे गरीबी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी उस टाइम पे, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब पहले सुन लीजिए क्या होता है कि एक इंसान कितने साल तक जिंदा रहेगा, उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वॉज लो एज 32 ईयर्स, मतलब 32 साल मैक्सिमम एज थी लोगों की ज्यादातर। और अब प्रेजेंट में ये कितनी हो गई है, 69 हो गई है, जिसको आप 70 बोल सकते हो। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम। मतलब लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोगों के जीने का टाइम पीरियड कम होना, ये बताता है कि उनके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं थी ढंग से, उनको अवेयरनेस नहीं थी, या उनके पास इतने साधन नहीं थे जिनका वो इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते थे। लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%। लिटरेसी रेट मतलब कि कोई ऐसा इंडिविजुअल या पर्टिकुलर एज ग्रुप जो कि पढ़ सकता है और लिख सकता है, ये 16% हुआ करता था, ठीक है। 16% से भी कम हुआ करता था, 16 से भी कम। तो ये एक सोशल बैकवर्डनेस को बताता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को बताता है। फीमेल का तो बहुत ही ज्यादा बुरा था, जो कि 7% हुआ करता था, 16 में से 7%, मतलब कि 9% मेल्स का हुआ, ठीक है। और ये 7% फीमेल्स का इतना कम होना 16 में से भी, तो ये बताता है कि हम जेंडर बायसनेस बहुत था हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अभी तो हमने बात करी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की, प्रोफाइल की, अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर, मतलब हमारी कंट्री में से कितने लोग काम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है जो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करती है, या टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आ गया आपका, फॉरेस्ट्री आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, प्लांटेशन आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है।
टर्शरी सेक्टर के अंदर आपका ट्रेड आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, स्टोरेज आ गया। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की मतलब वर्किंग पॉपुलेशन इन तीनों में से किस में कितनी थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस द रीजन, जो अभी मैंने आपको बताया। Every economy is segregated based on its occupational structure, namely the agricultural sector, industrial sector, manufacturing sector और service sector। हर एक इकोनॉमी अलग अलग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस्ड पे डिवाइडेड होती है, डिवीजन में होती है। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्सेट्रा। द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड जापान आर ऑफन कॉल्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमीज। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, यूएस हो गया, इन सब के अंदर इन सबको इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमीज कहा जाता है। बट लेकिन इंडिया को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। ऐसा क्यों है? अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें आगे समझ में आ जाएगा। फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे? एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था सबसे ज्यादा इनकम लोगों के लिए प्राइमरी सोर्स, सबसे पहला साधन यही हुआ करता था, एग्रीकल्चर, जहाँ से लोग अपनी जीविका चलाते थे, अर्निंग करते थे कुछ। इंडियन एग्रीकल्चरल and allied sector provided livelihood to around 75% of the population of India directly or indirectly at the time of colonial rule, and even today it employs nearly half of the workforce। मतलब कि ये लगा लो आप सिंपल सी भाषा में कि हमारी 100 में से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थी। दिस सिंपली इम्प्लाइज द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, और ये सिंपल सा ये बताता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर ही डोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेंस है इसका, पहले से ही डोमिनेंस चलता आ रहा है हमारे इंडिया के ऊपर। Even so, there was a state of stagnation and deterioration because of agricultural low productivity, land settlement and revenue settlement, leaving India in a state of backwardness। बल्कि ये भी है कि इंडिया एक ऐसे स्टेट में भी था जहाँ पे स्टेगनेशन भी आया, डिटेरियोरेशन भी आया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर भी लो प्रोडक्टिविटी दे रहा था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम हुआ करता था, रेवेन्यू सेटलमेंट थे, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया भी एक बैकवर्डनेस पे ही है, ऑलमोस्ट अभी भी है, ठीक है। फिर आता है हमारा पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स एट द टाइम accounted for merely 10 to 15% and 20% of the workforce respectively। मतलब कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर सिर्फ 15 से 20% पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट फ्लरिश during the colonial rule as Britain reduced Indian handicraft, textile and other manufacturing industries to mere exporters of raw material to Britain and other countries, and in turn used these raw material to produce finished goods and created a market for them in India। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना वो फ्लरिश नहीं हुआ था कॉलोनियल रूल के दौरान। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी ऐसी पॉलिसीज लगा दी थी जिसकी वजह से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट हो गए, टेक्सटाइल हो गए और अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे कम होती गई और ख़त्म होती गई, और हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए। और वही रॉ मटेरियल उसके रिटर्न में हमने क्या पाया कि ब्रिटिशर्स हमारे ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हमें फिनिश गुड प्रोड्यूस करके दे रहे थे। तो हमने एक तरीके से मार्केट क्रिएट कर ली, हमारी इंडिया के अंदर मार्केट क्रिएट हो गई। किसके प्रोडक्ट्स के लिए? ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स के लिए। फिर था stagnant and imbalanced growth in both sectors। Neither of the sector was fully established or flourished, and thus their growth in the economy was also imbalanced। कोई सा भी सेक्टर अच्छी तरह से एस्टेब्लिश नहीं था या फ्लरिश नहीं था, तो वो imbalanced ही थे दोनों सेक्टर। The agricultural sector faced serious challenges regarding to the orthodox zamindari system, जो commercialization of agriculture, low productivity issue and lack of irrigation facilities। जो हमारा agricultural sector था उसके अंदर भी बहुत सारे challenges देखने के लिए मिले, जैसे कि जमींदारी सिस्टम था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लो प्रोडक्टिविटी इश्यूज थे, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, प्रोडक्टिविटी क्यों इतनी लो आ रही थी उससे रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज थे। दिस ऑल्सो हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ सफिशिएंसी कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रेवलेंट इन द इंडियन विलेज। और इसने बहुत
बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट किया था सेल्फ सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट पे इंडियन विलेजेस को। सेल्फ सफिशिएंसी हम आगे आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि आत्मनिर्भर होना किस सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, मतलब फूड ग्रेन्स में। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द Britishers to redirect its manufacturing industries into just exporting raw material to Britain, lack of encouragement to set up heavy industries and capital good industries, and confining industrialists on only setting up silk and jute textile mills। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया था कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये वो क्या कर रही थी, सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रही थी रॉ मटेरियल्स का, और लोगों के बीच में ऐसा कोई एनकरेजमेंट भी नहीं था कि वो कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री या किसी तरह की कोई हैवी इंडस्ट्री सेटअप करें। और हमने ये देखा कि अगर हो भी रही थी तो सिर्फ सिल्क और जूट टेक्सटाइल मिल सेटअप थी। रीजनल वेरिएशंस इन दी वर्कफोर्स क्या था? देयर वर रीजनल शिफ्टिंग ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स। मतलब कि कुछ ऐसे शिफ्टिंग ट्रेंड्स थे जो हमें तीनों सेक्टर्स के अंदर देखने के लिए मिले। रीजन्स ऑफ गुजरात, कर्नाटका, बंगाल एंड तमिलनाडु showed a shift in the workforce from agriculture to manufacturing and service sector, whereas states like Rajasthan, Odisha and Punjab showed an opposite ट्रेंड। मतलब हमने देखा कि गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन्होंने इनकी वर्कफोर्स ने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट किया। बट लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब को, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट ही चल रहे थे ट्रेंड से। फिर लास्ट आता है आपका मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन इन ट्रेड। मतलब क्या था मोनोपोली में? क्या था? Trade was not a foreign concept for India and it maintained good trade relation with all other great nations. But after the onset of Britishers, more than half of its trade was confined only to Britain। मतलब ट्रेड हमारे इंडिया के लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि हम पहले से ही बहुत वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन देख रहे थे अपने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। बट लेकिन हमने अच्छे अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन कर रखे थे अदर नेशंस के साथ। बट लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने ये देखा कि आधी से भी ज़्यादा ट्रेड हमारी ब्रिटेन तक ही सीमित हो गई थी। इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, जूट, बटर एक्सेट्रा एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक क्लोथ्स, कॉटन एक्सेट्रा। मतलब कि हम क्या बन के रह गए थे सिर्फ ब्रिटेन के लिए? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऑल्थो इट डिड give India an export surplus, it was at the cost of draining the economy's wealth and making India more reliable on foreign markets, which ultimately affected the domestic market and people badly। इस एक्सपोर्ट सरप्लस ने मतलब एक्सपोर्ट हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट सरप्लस तो हुआ, बट लेकिन किस किस कीमत पे हमें एक्सपोर्ट सरप्लस मिला? कि हमारे इकोनॉमी की वेल्थ ही पूरी तरह से खत्म हो गई, हमारे इंडिया में से चली गई। और ठीक है, ये इसने क्या किया? हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स को और हमारे यहाँ के लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट किया। हमारे यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो गई और लोग अनएम्प्लॉयड हो गए पूरी तरीके से। Additionally, the building of the Suez Canal increased the hold of Britain on the Indian markets manifold। और इसने क्या देखा कि एडिशनली जो स्वेज कैनाल थे वो इंक्रीज हुए, ठीक है, और इंडियन मार्केट्स के अंदर हमने काफ़ी सारे मैनीफोल्ड्स देखे। इस लाइन को आप आने वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लेन में ये समझाया हुआ है। इसके बाद है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आता है अब आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बताता है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ फंडामेंटली नेसेसरी सिस्टम और फैसिलिटीज दैट हेल्प्स अ कंट्री सस्टेन इटसेल्फ एंड फंक्शन प्रॉपरली। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेट है, ऐसी नेसेसिटीज का, ऐसी फैसिलिटीज का जो कि एक कंट्री को सरवाइव करवा पाती है और उसको ढंग से काम करने में हेल्प करती है। इसके अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। ड्यूरिंग द colonial regime, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया अनडाउटेडली सॉ डेवलपमेंट इन इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेमली रोड्स, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स। हमने क्या देखा? ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे इंडिया के अंदर हमने देखा डेवलपमेंट तो हुई, किसके अंदर? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे रोड बने, वाटर ट्रांसपोर्ट्स बने, रेलवेज आया, टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ। बट दी सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्ड हाईली अनटच्ड। बट लेकिन जो
जो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो किसी ने टच ही नहीं किया, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। However, in this case, the motive of the British government was to fulfill its interest rather than to focus on providing amenities to Indians. But लेकिन इस केस में हम देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव तो यही था कि वो अपना काम बढ़ा पाए, उनको ये थोड़ी करना था कि वो इंडिया के लोगों को बेसिक अमेनिटीज या बेसिक असेंशियल नेसेसिटीज प्रोवाइड करें किसी भी तरीके से। उन्हें तो इसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, उन्हें अपना फायदा करना था बस। अब इसको एक्सप्लेन में कर लेते हैं, समझ लेते हैं। रोड्स To serve its interest in the British era, roads were developed, but there was a lack of all-weather roads to penetrate the rural areas and build connectivity for them. Therefore, the public suffered drastically during rainy seasons and at the time of natural calamities. The main aim of building roads was to make it easier for them to transport raw material and intermediate goods to the nearest railway station or port or export them to Britain, and for the mobilization of British army within the country. देखो, रोड्स बनाए गए सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? ताकि वो कनेक्टिविटी ला पाए रूरल एरियाज के अंदर और अदर शहरों के अंदर, ठीक है। और क्या था, लोगों ने बहुत बुरी तरह सफर किया रेनी सीजन्स के दौरान, क्योंकि वो ऐसे, और नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान, क्योंकि वो ऐसे पक्के रोड नहीं बनाए थे, उन्होंने सिर्फ अपना काम चलाने के लिए रोड्स बनाए थे। और उनका रोड बनाने का मेन एम यही था कि उनको ट्रांसपोर्ट करना रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड को ईजी हो जाए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक या पोर्ट तक, ताकि वो उसे एक्सपोर्ट कर पाए ब्रिटेन में और ब्रिटिश आर्मी इजीली इधर उधर जा पाए, मोबिलाइज कर पाए, ठीक है, कंट्री के अंदर। इसलिए उन्होंने रोड्स बनाए थे। फिर आती है हमारी बारी वाटर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज। ये क्यों लाए गए थे, ये क्यों आए ब्रिटिशर्स के आने के बाद? द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप सी लेन्स एंड प्रमोट इनलैंड ट्रेड प्रूव्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट इन कंपैरिजन टू द रेलवेज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंडा था, क्या करने का? सी लेन्स डेवलप करने का और प्रमोट करने का इनलैंड ट्रेड को, बट लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था और इनएफिशिएंट था रेलवेज के कंपैरिजन में। रेलवे सस्ती पड़ रही थी उन्हें। इट वॉज हाईली uneconomical and was developed at the cost of huge economic losses to the country। और ये highly uneconomical था और ये डेवलप किया गया था ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस जो हमारी कंट्री ने देखे उसके कॉस्ट पे। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस एरा वाज आल्सो एन एक्सपेंसिव अफेयर दैट only served the purpose of maintaining law and order for the British officials। और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ थे वो भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे उस टाइम पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के उनके लिए ही क्या किए गए थे, मतलब उनका मेन पर्पस यही था उनको लाने का भी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पोस्टल सर्विसेज रिमेन्ड इनएडिकेट इवन थ्रो दे सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। और जो पोस्टल सर्विसेज थी वो इनएडिकेट ही रही स्टिल, क्योंकि मतलब स्टिल वो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रही थी। फिर आता है आपका रेलवेज। इन द 1850s when the railway were introduced, it was considered Britain most prominent contribution to India। रेलवेज हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया रेलवेज को लाके। इवन सो it came with its own sets of pros and cons, but the two big impacts it left on the country were। रेलवेज भी अपने प्रॉज और कॉन्स के साथ आई थी, अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आई थी, बट लेकिन उन्होंने भी हमारी कंट्री के ऊपर दो बहुत बड़े इम्पैक्ट डाले। इट अनेबल्ड इंटर स्टेट मोबिलिटी एंड हेल्प ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स टू इन द नेशन। उन्होंने इंटरस्टेट मोबिलिटी को अनेबल किया, लोग इंटरस्टेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, और उन्होंने जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो थे नेशन के उनको भी ब्रेक किया। पीपल कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इजिली एट चीप रेट्स एंड डिस्कवर्ड डिफरेंट कल्चरल एंड एम्प्लॉयमेंट परस्यूट्स। मतलब लोग अब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को इजिली क्या कर पा रहे थे, कंप्लीट कर पा रहे थे, ठीक है, सस्ते रेटों पे। और उन्होंने क्या किया कि लोगों ने डिफरेंट कल्चर्स को, मतलब डिफरेंट कल्चरल और एम्प्लॉयमेंट परस्यूट, मतलब लोगों ने इसके अंदर भी काम ढूंढना शुरू कर दिया, लोगों को काम मिल गया एक तरीके से।
Interstate mobility fostered the commercialization of agriculture, thereby affecting the self-sufficiency regime of an ideal Indian village. Even though it increased Indian exports to many folds, to benefit was reaped by Britain. मतलब कि इंटर स्टेट मोबिलिटी ने क्या किया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया, इसने हमारी सेल्फ सफिशिएंसी को भी अफेक्ट किया, ठीक है, इंडियन विलेजेस के अंदर, और इवन इसने इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज किया। उसके बाद क्या है आपका, और इनका मेन मोटिव क्या था रेलवेज को इंडिया के अंदर लाने का। मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूलर्स बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वाज टू सर्व देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब वो अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट पूरा कर पाए, इसलिए वो रेलवेज को लेके आए थे कहाँ पे, इंडिया में। इट वॉज टू क्रिएट अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स टू इंग्लैंड एंड अदर फॉरेन कंट्रीज, एंड ऑन द अदर हैंड इम्पोर्ट finished goods and penetrate the interior of the Indian market through railways। मतलब कि वही जो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा बार बार, कि ताकि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का चैनल क्या कर पाए, ईजी कर पाए, क्रिएट कर पाए, उसे एक्सपोर्ट कर पाए रॉ मटेरियल और import कर पाए finished goods। Another reason was that the Indian market faced a huge scarcity in its domestic market due to its export surplus, and Britain saw this an opportunity to widen its market size to reap maximum benefits for itself। और उन्होंने ये भी देखा, एक रीजन ये भी था कि इंडियन मार्केट के अंदर अब कमी होने लग गई है, मतलब इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर कमी पड़ गई है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस तो हुआ है बट लेकिन कुछ है नहीं है उनके पास। तो ब्रिटिशर्स ने उसको भी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उन्होंने सोचा कि इस ही मौके पे हम अपनी मार्केट का साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इन लोगों से। Thus, the infrastructure built during the colonial rule was hardly for the improvement of public amenities, but for the benefit of England। इसलिए बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया उस दौरान वो उनके पब्लिक अमेनिटीज को बेटर करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए नहीं था, वो सिर्फ इंग्लैंड के और मतलब कि उनके बेनिफिट के लिए था। तो ये चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।